जहां पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है और हेड ऑफ स्टेट मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान आए हुए हैं, जिससे ना सिर्फ ये इंप्रेशन मिलता है कि पाकिस्तान की कोई सिफारती तन्हाई नहीं, वहीं ये तासुर भी कि पाकिस्तान की मईशत और मईशत के लिए इलाकाई ताउन दोनों तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मगर साथ ही कुछ और मस्बत बातें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल और उसमें के रोशन होने के बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद पैदा हो रही है, और ये सब कुछ बैनुल अक़वामी जरीदे दिख रहे हैं। जमहूरियत का तसलसल हो तो मुल्क मुस्तहकम होता है, मईशत तरक्की करती है। ये सब किताबी बातें नहीं हैं, हकीकत है। पाकिस्तान में 8 साल से जमहूरियत के तसलसल के समरात अब नज़र आने लगे हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, और ये पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तानी मईशत में माजी में भी इस्तेहकाम आया, माजी में भी बेहतरी आई, और कहा जाने लगा कि ये अब दुनिया की बेहतरीन मईशतों में से एक मईशत बन जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह इस्तेहकाम आमरीतों के दौर में आया। जनरल अयूब और जनरल मुशर्रफ के दौर में मईशत बेहतर हुई, मगर यह इस्तेहकाम देर पास साबित ना हो सका, क्योंकि यह हुकूमत आई भी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से और गई भी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, जिसकी वजह से मईशत में बेहतरी के असरात देर पा नहीं रहे। मगर इस दफ़ा पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की ख़ास बात यह है कि यह जमहूरी दौर में आया है। 8 बरस की जमहूरी हुकूमतों की वजह से मईशत बेहतर हुई है, तसलसल की वजह से एक इस्तेहकाम आया है, और अब मज़ीद बेहतरी का दारोमदार जमहूरी तसलसल में ही है, क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 9 फरवरी को गैर मुल्की कॉर्पोरेट लीडर्स और आलमी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की। इस वक्त खित्ते के 8 हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए हुए हैं, ताकि जो मुआशी ताउन है वो बढ़ाया जाए। और जो वज़ीर आज़म ने 9 फरवरी को मुलाकात की, इसमें इटली, सिंगापुर, बरतानिया, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन और चीन के नुमाइंदों समेत 14 ममालिक की कंपनियों के 38 चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुलाकात में कहा कि 2025 तक पाकिस्तान की तरक्की की शरह 8% होगी। मुल्क में महंगाई ख़त्म, मार्कअप कम और कंज्यूमर मार्केट वसी है। तरक्की के लिए इस्लाहात लाई जा रही हैं। अमरीकी और यूरोपीय मसनूआत के लिए पाकिस्तान एक बड़ी मंडी के तौर पर उभर रहा है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के साजगार माहौल और मराद से फ़ायदा उठाएं। गैर मुल्की सरमायाकारों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि आलमी सरमायाकार पॉलिसीज़ में तसलसल चाहते हैं, और तसलसल हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, और इस बात को आलमी इदारे भी मान रहे हैं। We are well aware that international investors need stable markets backed by clear and consistent policies. We are committed to maintaining an enabling policy framework to attract foreign direct investment. Our Vision 2025 maps Pakistan to join the top 25 economies in the world. मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, और इस बात को आलमी इदारे भी मान रहे हैं। एक के बाद एक रिपोर्ट इंटरनेशनल जरीदों में, बैनुल अक़वामी जरीदों में और रेटिंग एजेंसीज की तरफ से इस इस्तेहकाम की निशानदही कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम की निशानदही करती हैं। क़ुव्वत ख़रीद बेहतर हो रही है, मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मिडिल क्लास में इजाफा हो रहा है, बैरून सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान की मईशत का हजम बढ़ रहा है। फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी अशारिये इकनॉमिक फ्रीडम की दर्जाबंदी में पाकिस्तान ने भारत पर सबकत हासिल कर ली। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि बिजनेस डेवलपमेंट, सरकारी अखराजात के शोबे में पाकिस्तान की कारकर्दगी भारत से कहीं बेहतर है। रिपोर्ट में मवाजना किया गया है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी नमो कारोबारी अफराद के हाथ में है, जबकि भारतीय इक्तिसादी नमो यानी कि जो GDP में इजाफा है, हुकूमती ब्यूरोक्रेट्स के हाथ रखने पर इसरार कर रहा है। रिपोर्ट में इकनॉमिक फ्रीडम 2017 इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन 141, जबकि भारत की 143वें दर्जे पर है। इसी तरह 7 दिन पहले एक और अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान की मईशत उरूज की तरफ गामजन है। चंद माह में पाकिस्तान उभरती मईशत का बाज़ाब्ता दर्जा पाने के बाद आलमी सरमाए की 10% नुमाइंदगी करने वाले 23 मुल्कों में शामिल हो जाएगा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी की सुर्खियों के बावजूद, यानी कि जो हालिया दहशतगर्दी हुई उसके बावजूद, पाकिस्तान की मईशत उरूज की जानिब गामजन है। 2016 में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एशिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट रही, जिसका इंडेक्स एक साल में 52% बढ़ते हुए 50,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। 2017 में पाकिस्तान की शरह तरक्की बढ़ती हुई 5.2% हो जाएगी। अखबार के मुताबिक अगर ट्रंप इंतजामिया दहशतगर्दी के खदशे में ही फंसी रही तो पाकिस्तान में सरमायाकारी का एक गैर मामूली मौका खो देगी।
वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मई में MSCI जो कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का दर्जा उसने पाकिस्तानी मार्केट को दिया, यानी कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैनुल-अक़वामी फंड्स इमर्जिंग मार्केट के तौर पर। इससे पहले दुनिया की सिर्फ 23 स्टॉक मार्केटों को यह दर्जा हासिल है। इससे पहले जॉन्स हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के ताउन से काम करने वाले मुआशी वेबसाइट पर शाया होने वाले ब्लॉग में लिखा गया कि 2016 में एशिया की सबसे ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है, तो हैरानकुन तौर पर जवाब है पाकिस्तान। वो मुल्क जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से खबरों में था, अब अपनी स्टॉक मार्केट की वजह से खबरों में है। साल के आखिर में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 43% के इजाफे के साथ बंद हुई, यानी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी एशिया में सबसे आगे और दुनिया में 5वें नंबर पर रही। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि स्टॉक मार्केट में ही नहीं, इसके अलावा भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी दिखाई दे रही है। 2016 के माली साल में GDP ग्रोथ शरह नमू 4.7% का इजाफा हुआ, जो 2017 में बढ़कर 5.2 हो सकता है। और एक ऐसे वक्त में कि जब मगरबी मईशतें और उभरती हुई मार्केटें बहरान में हैं, पाकिस्तानी मईशत में एक के बाद एक कामयाबी दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और आलमी इदारे प्राइसवाटरहाउसकूपर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत 2050 तक दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत बन जाएगी। 2050 तक मैक्सिको और इंडोनेशिया की मईशतों का बरतानिया और फ्रांस से आगे निकलने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान और मिस्र की मईशत इटली और कनाडा को पीछे छोड़ सकती है। यानी 33 साल बाद पाकिस्तानी मईशत कनाडा से आगे हो सकती है। इस वक्त कनाडा दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत है, मगर ये 2030 में 18वीं और फिर 2050 में 22वें नंबर पर चला जाएगा। इसकी वजह यह नहीं कि कनाडा की मईशत सुकड़ जाएगी, इसकी वजह यह कि पाकिस्तान और मिस्र की मईशत में बेपनाह इजाफे की बात की जा रही है, जबकि मिस्र 15वें और पाकिस्तान 16वें नंबर पर चला जाएगा 2050 तक, ये बात की जा रही है। यानी 2050 में पाकिस्तान दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। उसमें एक्सपेंशन की वजह से, ग्रोथ की वजह से अगर इस्तेहकाम रहता है, हुकूमत कोई भी हो, जमहूरी रहती है, एक के बाद एक इलेक्शन के बाद जमहूरी हुकूमतें बदलती हैं, जमहूरियत का तसलसल रहता है। इसके अलावा मशहूर कॉलमिस्ट टाइलर कोवन ने ब्लूमबर्ग के एक मजमून में लिखा है, और वो हर साल एक कॉलम लिखते हैं जिसमें वो दुनिया की अंडररेटेड मईशत का तयन करते हैं। अंडररेटेड का मतलब है कि वो मईशतें जो तरक्की कर रही हैं, उनकी तरक्की दुनिया इस तरह से तस्लीम नहीं कर रही है जिस तरह करना चाहिए। अपने हालिया मजमून में वो लिखते हैं कि किसी एक मईशत का इंतखाब अमूमन मुश्किल होता है, मगर इस साल अंडररेटेड मईशत का इंतखाब आसान था और वो मईशत थी पाकिस्तानी मईशत। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की साख दुनिया में अच्छी नहीं, और जब पाकिस्तान के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया जाए तो या तो आपको दहशतगर्दी के हवाले से खबरें मिलेंगी या फिर सदर ट्रंप के मुमकिना सफरी पाबंदी की खबरें मिलेंगी। लेकिन सच बात तो यह है कि पाकिस्तान में होने वाली सरगर्मियां मुस्बत हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो पिछले एक साल में ही 46% बढ़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सालाना शरह नमू GDP ग्रोथ 5% तक पहुँच जाए, ये शरह नमू चीन जैसी तो नहीं, मगर पाकिस्तान की मईशत को मस्बत रास्ते पर डालने के लिए काफ़ी है। टाइलर कोवन ने मजीद लिखा है कि 2002 से गुर्बत की शरह में निस्फ से ज़्यादा कमी आई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई की शरह भी इतनी नहीं कि पाकिस्तानियों के लिए कोई मसला बने। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े हैं, मुल्क ज़र मुबादला के बहरान से निकल गया है, और पाकिस्तानी मईशत को इस लिहाज से भी मुस्तहकम समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम ख़त्म कर लिया है। 2001 में पाकिस्तानी मईशत को कोई मौका तक देने को तैयार नहीं था, मगर अब पाकिस्तानी मईशत में तरक्की को खुशगवार हैरत कहा जा सकता है। इस कॉलम में उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र भी किया है कि तालीमी निज़ाम गैर मयारी है, बरामदात में कोई ख़ास पेशरफ दिखाई नहीं दे रही, और टेक्सटाइल की सनत पर इन्हिसार कुछ ज़्यादा ही है, और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन नज़र आता है, कमी नज़र आती है। सरमाया नाकाफ़ी है, और मुल्क में कई मौसमियाती तब्दीलियाँ, पानी और कहत जैसे मसाइल भी हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा है कि पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और गुर्बत कम और मिडिल क्लास का जो तबका है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के कर्जे लेने की क़ुव्वत और वापस करने की सलाहियत को B रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि ये मुस्तहकम है। और इसके अलावा तवक्को जाहिर की है कि माली साल 2017 में शरह नमू 5.3% तक पहुँच जाएगी, यानी GDP ग्रोथ, ज़राअत में बेहतरी और CPEC से आने वाले सरमायाकारी की वजह से भी पाकिस्तान में तरक्की में इजाफा होगा। सरमायाकारी का मोतबर जरीदा बैरन्स एशिया लिखता है
कि भारतीय मईशत को भूल जाएं, उसकी पड़ोसी मईशतें उभर रही हैं। दुनिया की बड़ी सरमायाकारी के इदारों में से एक इदारा मॉर्गन स्टैनले के अहम ओहदेदार ने इन मईशतों के बारे में कहा है कि ये खामोशी से उभर रही हैं, जबकि भारतीय मईशत को कई बरस से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, मगर अब ये तारीफों तले दब गई है। भारत के इन पड़ोसियों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट में भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी को सराहा गया और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को जिक्र किया गया है और इससे मस्बत तवक्कात बांधी गई हैं। गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तानी मईशत के बारे में मस्बत खबरें सामने आ रही हैं और गुज़िश्ता माह वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जब आलमी सरबराहों, बैनुल अक़वामी सरमायाकारों और इंटरनेशनल कंपनियों के CEO से मुलाकातें की और इन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी और गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से भी मस्बत जवाब आया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के CEO ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कहा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुल्क है। हमारे पाकिस्तान में कई प्लांट्स हैं जिसमें बहुत से मुलाजमीन काम कर रहे हैं और हमें मुस्तकबिल में मजीद कारोबार बढ़ाने के मौके दिख रहे हैं। हम इस मामले में दिलचस्पी और मौके ढूंढने के लिए वजीर आज़म की कोशिशों और मदद को सराहते हैं। जो पेशरफ्त अब तक हुई है उससे हम पुरुम्मीद हैं और हम पाकिस्तानी वजीर आज़म की कुशादा दिली को खुश आमदेद करते हैं। जो कोशिश वो पाकिस्तान में कारोबार करने को पुरकशिश बनाने के लिए कर रहे हैं और जैसे मुल्क तरक्की करेगा तो हम सार्फिन की खिदमत भी बढ़ाएंगे। Certainly, as the country grows, we want to serve the consumers. स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक के चेयरमैन ने भी पाकिस्तानी मईशत की कारकर्दगी को सराहा और मजबूत बातें की। पाकिस्तानी मईशत अच्छा परफॉर्म कर रही है। IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करना पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। अब पाकिस्तान मजबूत तरक्की के रास्ते पर है और अफराद-ए-ज़र में भी कमी हुई है। पब्लिक फाइनेंसेस भी मजबूत सतह पर हैं। हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान में ऑपरेशंस बढ़ाने का इरादा रखते हैं। विम्पल कॉम के ग्रुप CEO ने कहा कि पाकिस्तान उभरती हुई मार्केट्स में अच्छी कारकर्दगी वाला मुल्क है। हुकूमती पॉलिसियाँ कारोबार दोस्त रही हैं, जिसको हम बैरून मुल्क सरमायाकार की हैसियत से सराहते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में से पाकिस्तान हमारे लिए बेहतरीन कारकर्दगी वाला मुल्क रहा है, क्योंकि हम मईशत में और ख़ास तौर पर टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में स्ट्रक्चरल ग्रोथ देख सकते हैं और इस बुनियाद पर हम पाकिस्तान को अपनी दीगर सर्विसेज के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी देख रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं जिनमें से चंद पाकिस्तान में काम भी कर रही हैं और इसे मजीद बढ़ाना चाहती हैं और दीगर जो अब तक यहाँ काम नहीं कर रही वो पाकिस्तान आने में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। पाकिस्तानी मईशत वाकई बेहतर हो रही है या फिर वजह कुछ और है? मईशत में बेहतरी के हवाले से सामने आने वाली खबरें किस हद तक दुरुस्त है? और सिर्फ बैनुल अक़वामी सरमायाकार नहीं, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। निशात ग्रुप टेक्सटाइल का एक बड़ा ग्रुप है, सीमेंट में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। लकी ग्रुप सीमेंट का एक बड़ा ग्रुप है, वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एक्सपेंशन की बात हो रही है, बाहर से नए इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। जो सीमेंट के प्लांट्स हैं वो एक्सपेंशन में जा रहे हैं, मगर क्या इसमें खतरात भी हैं? पाकिस्तान का बढ़ता हुआ कर्जा और साथ ही गिरती हुई बरामदात और साथ ही ना नज़र आने वाला कि कोई मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतर बरामदात में इजाफा हो जाए या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाए। ऐसे मामले में क्या कोई ख़तरात भी हैं और जो पाकिस्तान की हुकूमतें हैं उन्हें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? वली सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर मईशत भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप खुद आपका ग्रुप भी एक्सपेंशन की तरफ गया है। वली सहगल, बहुत शुक्रिया। काफ़ी मस्बत बातें हो रही हैं पाकिस्तान के जो इकनॉमिक आउटलुक है उसके बारे में बहुत कुछ मस्बत कहा जा रहा है। आप बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट भी इतने ही मस्बत हैं? कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंसर्न भी पैदा करती हैं, खदशात भी डालती हैं, मगर जनरली आप पॉजिटिव हैं कि हाँ जी ये सही रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान मस्बत ही सिमत में जा रहा है? जी शाहिद साहब शुक्रिया। मैं तो जी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में और ये पिछले तकरीबन 2-3 साल से ही हमारा ऑप्टिमिज़म बिज़नेस कम्युनिटी का बढ़ता जा रहा है और उसी की अक्कासी हो रही है फ़ॉरेन मीडिया के अंदर। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ है वो इस साल तकरीबन 5% होगा और अगले साल ये भी कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 6% हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर। CPEC आप देख लें $50 अरब आ रहा है। लोकल इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के मेजर जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं उनकी तरफ देखें तो हर ग्रुप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। हम जौन सी भी सेक्टर के अंदर चले जाएँ, भावें वो सीमेंट होए, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग होए, फर्टिलाइज़र होए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होए, FMCG होए, तो वो एक हिस्टोरिक हाई पे इस वक्त चल रहे हैं
और इससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही है और पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट साइकिल को हम अब देख रहे हैं तो इसका ये लग रहा है कि जो बिजनेसमैन है वो फोरसी कर रहे हैं कि ये ग्रो जाके भी चलेगी। मतलब मगर साथ में ये बताइएगा कि जो कर्जे हैं वो एक बड़ा इशू कहा जाता है और ज़ाहिर दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो भी कहती हैं कि इस हुकूमत के दौर में कर्जे वाकई बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। मगर इसाक डार साहब ने अभी हालिया तौर पर भी एक कॉलम लिखा और वो कहते हैं कि जी जो डेट टू जीडीपी है या वो कम आया है, दुनिया भर में यही क्राइटेरिया होता है और दुनिया की बड़ी बड़ी मीशतें हैं, जापान है, दूसरी मीशत है अमेरिका है, जिनका 100% से भी ज़्यादा है डेट टू जीडीपी, जो कि पाकिस्तान के केस में नहीं है। 60% पर वो कहते हैं कि हम ये इस रेशो को नीचे लेकर आए हैं, इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाए। डार साहब कहते हैं ये आपकी नज़र में ये एक मसला है जब बरामदात ना बढ़ रही हो, एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हो, टेक्सटाइल पे हम रिलाई करते हो, उसका रिवाइवल ना नज़र आ रहा हो, तो वो एक इशू है आपकी नज़र में कर्ज या नहीं है? कर्जे बढ़ने का देखें प्रॉब्लम ये है कि अगर तो ये जो पैसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है इसका ये देखना है कि आगे जाके इसका नॉक ऑन इफेक्ट जीडीपी पे क्या होता है। हम कर्जे इस वक्त ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप करें कि हम आगे जाके ग्रो कर सकें। और जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का प्रॉब्लम है, देखें वो एक रीजनल प्रॉब्लम है जिसको हमने ओवरकम करना है। सारे रीजन में एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं सिवाय बांग्लादेश के, और मगर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट स्पेशली इसको सब्सिडी दी जाए कि आगे के सालों के अंदर ये जो हमने अपना एक्सपोर्ट में मार्केट शेयर लूज़ किया है हम इसको वापस गेन कर सकें। इन दो चीज़ों के को अगर हमने ना करेक्ट किया तो ये जो ऑप्टिमिज्म है ये बहुत जल्दी से ये पेसिमिज्म की तरफ जा सकता है। मगर ये कर्टेल होगा कैसे? क्योंकि क्या जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है वो ऐसी है कि पाकिस्तान में या तो बरामदात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, या कम से कम जो पाकिस्तान का दरामदी बजट है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऐसी हो जाए और इतनी पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही हो कि हम दरामदात में कमी आ जाए तो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज़रा स्टेबल हो जाए और पाकिस्तान के कर्जे ना बढ़ रहे हों, या फिर पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो ख़तरे में ना नज़र आ रहा हो। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है क्या पाकिस्तान में? ये जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है इससे यही होगा। दो चीज़ों में देखें जी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक हो रही है रोड नेटवर्क में जिसमें आपकी सिटीज़ की इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर फोर्स की मोबिलिटी ज़्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। और दूसरी हो रही है पावर के अंदर। अब पावर से बहुत नुमाया फ़र्क पड़ेगा एक्सपोर्ट्स पे और तकरीबन 2% हमारे GDP में इजाफा होगा। और ये जो जब ये पावर जनरेशन बढ़ेगी तो पाकिस्तान की जो छोटी सनत है जो पिछले 6 से 7 सालों में बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है ये दोबारा चल पड़ेगी और इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। दूसरी बात देखें जी जो पावर प्लांट्स हम अब लगा रहे हैं ये कोल पे और LNG पे, ये एक ज़्यादा बेहतर फ्यूल है एज अपोज टू फर्नेस ऑयल। तो हमारा जो ओवरऑल पावर की आउटपुट भी बढ़ेगी और हमारा जो एज अ परसेंटेज जो हमारी इंपोर्ट है ऑफ फॉसिल फ्यूल वो कम होगी। और इसके अलावा जो थर कोल के प्रोजेक्ट्स हैं वो उसका बहुत मेजर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट होगा। मतलब मुझे साथ ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के जो लोकल ग्रुप्स हैं उन्होंने एक्सपेंशन की है, ऐसा नहीं है कि माजी में नहीं की, लकी ग्रुप ने पहले भी की थी मगर सीमेंट के अंदर काफ़ी एक्सपेंड किया, DG पहले अपनी एक्सपेंशन अनाउंस कर चुका था, निशात ग्रुप ने एक्सपेंशन की थी, मगर अब दूसरे सेक्टर्स में लकी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में जाने की खबरें आना, निशात ग्रुप की खबरें आना, आप लोगों ने अपनी एक्सपेंशन की है, कोहिनूर ग्रुप ने अपनी एक्सपेंशन की है। तो जो एक्सपेंशन हो रही है अब ये तासुर समझा जाए कि जो पाकिस्तान का लोकल मैन्युफैक्चरर है, इन्वेस्टर है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जो तासुर पैदा हो गया था कि बस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो उसके पास सरप्लस पैसे होते हैं या तो बाहर की मार्केट में या फिर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में, कि इजी इन इजी आउट है और रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, कि उन्हें अब रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं कि वो एक्सपेंशन करें और बड़ी बड़ी दूसरे सेक्टर्स में जाके इन्वेस्टमेंट करें जिससे रोज़गार के मौके भी हों और जो हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट सरप्लस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वो भी हो। मेरे ख्याल से जी पाकिस्तान के लोकल बिजनेस ग्रुप्स जो हैं इस वक्त वो अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट साइकिल पे एम्बार्क कर चुके हैं। आपने निशात ग्रुप का नाम लिया, लकी ग्रुप का नाम लिया, ये दोनों हैं, हाउस ऑफ हबीब है, एंग्रो है, हम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोकल ग्रुप्स ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं की, तो ये ऑप्टिमिज़म बिल्कुल है। इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स जो मैंने आउटलाइन किए हैं वो हैं, उन पे हुकूमत की नज़र आई है और उसको हुकूमत को मॉनिटर करना चाहिए। मगर जो ऑप्टिमिज़म है पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर का वो अनप्रेसिडेंटेड है इस वक्त, और एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग एक्सपेंशंस कर रहे हैं और और ये बहुत इससे जॉब क्रिएशन होगी, इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी और ये बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है। आप देखें लाहौर के अंदर 100 इन्वेस्टर्स आए हुए हैं बाहर से YPO के प्लेटफॉर्म पे और बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म है पाकिस्तान के अंदर और हम ये डिनाई नहीं किया जा सकता।
वली सहगल साहब बहुत शुक्रिया। वली सहगल हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे इस वक्त पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बहुत पॉजिटिव है, इंटरनेशनल बहुत पॉजिटिव हैं। जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई ही हैं, ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को इसी तरीके से जारी रखा जाए, जो इस वक्त रियासती पॉलिसी है उसको इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए और जमहूरियत का तसलसल 8 साल हुए हैं, सम्राट मिलने लगे हैं पाकिस्तानियों को, हुकूमत किसी की भी हो, अगले इलेक्शन में किसी की भी हुकूमत आए, जमहूरी तरीके से आए, जमहूरी इलेक्शन प्रोसेस चलता रहे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है। पाकिस्तान 2050 में कनाडा को सरपास करता नज़र आता है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स नहीं कह रही, बैनुल-अक़वामी जरीदे, बैनुल-अक़वामी इकोनॉमिस्ट, ये सारी की सारी पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं और मुस्तकबिल रोशन करार दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तसलसल रहे हर किस्म की पॉलिसियों का। प्राइम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है उस पर बात करेंगे ज़रा तफसील से एक ब्रेक के बाद। भारत में कैद पाकिस्तानी तलबा की रिहाई के इम्कानात रोशन हो गए हैं। भारतीय तहकीकाती इदारे ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया कि वे उड़ी हमले में मुलव्विस हमला करने वालों के मददगार और उनका इल्ज़ाम उन पर साबित नहीं कर सके, इसलिए वो केस बंद कर रहे हैं। उन 2 तालिब इल्मों के ऊपर जिनका मामला हमने आपके सामने रखा था कि हुकूमत पाकिस्तान एक्शन ले, बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं और अब केस बंद किया जा रहा है क्योंकि उनके पास दोनों पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इतने अरसे में कुछ साबित नहीं कर सके, यानी शवाहिद ना होने की वजह से तहकीकात ख़त्म कर दी जाएंगी और कई माह से भारत में कैद पाकिस्तानी तलबा की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। भारतीय तहकीकाती एजेंसी दोनों पाकिस्तानी तलबा की बेगुनाही की रिपोर्ट आइंदा चंद दिनों में अदालत में जमा करा देगी, जिसके बाद दोनों लड़कों को पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। NIA का कहना है कि दोनों पाकिस्तानी लड़के एहसन खुर्शीद और फैसल ऐवान बेगुनाह हैं और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों तलबा उड़ी हमले के अगले ही दिन गलती से सरहद पार कर गए और मकबूजा कश्मीर पहुंच गए, जहां उन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया और दावा किया कि ये दोनों तालिब इल्म उड़ी में हमला करने वालों के मुबैना गाइड हैं। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बयान भी जारी किया और कहा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को गिरफ्तार नौजवानों की तफसीलात से आगाह कर दिया है और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियों में मजीद तेजी आई, मगर भारतीय तहकीकाती इदारा ये इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका और हम मुस्तकिल आपको इन नौजवानों के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं, उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। हमने उनके स्कूल के प्रिंसिपल, उनके साथ ही तालिब इल्मों और उनके उस्तादों के इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाए जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि एक तो ये 18 साल से छोटे हैं और दूसरा ये बाकायदगी से स्कूल आ रहे थे। उनका अटेंडेंस रजिस्टर भी हमने आपके सामने रखा कि ये, और जिससे साबित हुआ कि ये गलती से चले गए थे। उनके भाई से भी हमने जो बात की वो भी आपके सामने रखी और अब भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया है कि सबूत नहीं है, तहकीकात भी ख़त्म की जा रही हैं। उम्मीद करते हैं दोनों बच्चे जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आएँ और क्लीन चिट वहाँ से मिल ही चुकी है और अपने ख़ानदान के साथ ये मिलें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, तो मज़ीद खबर से बात करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, रद्दुल फसाद जारी है और इंतहाई अहम बात यह है कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नज़र आती है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का सफाया करना है, साथ ही ना किसी और मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देनी है, ना ही पाकिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने देनी है। साथ ही एक और ऐसा ख़तरा है जो कि पाकिस्तान में जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और ऐसी इतलात आ रही हैं कि गुज़िश्ता 2 बरस से सरकारी सतह पर मुस्तकिल दाइश के वजूद का इनकार किया जाता रहा, मगर हम आपको बार बार इस खतरे से आगाह करते रहे कि दाइश ना सिर्फ पाकिस्तान में नीचे अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है, बल्कि यहाँ से दहशतगर्द भर्ती करके शाम भेज रही है और अगर वो वापस आते हैं तो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। अब हमारी ताज़ा तहकीक के मुताबिक चारों सूबों में दाइश के कई नेटवर्क काम कर रहे हैं और नौजवान भर्ती करके अफगानिस्तान भेज रहे हैं। कुछ दहशतगर्द शाम गए, मगर अब दहशतगर्द तरबियत के लिए अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी कई नेटवर्क का सुराग लगा लिया है, जबकि अब भी कई नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारे दाइश के लिए मुमकिना तौर पर नए गढ़ की निशानदही भी कर रहे हैं। हम आपके सामने चारों सूबों की सूरत हाल रखते हैं जो चौंका देने वाली है। जून 2016 से अब तक इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे पंजाब में दाइश का पीछा कर रहे हैं और अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सेंट्रल पंजाब के सिर्फ 3 अजला से दाइश के 30 दहशतगर्द गिरफ्तार करके नेटवर्क पकड़ लिए हैं, 9 नेटवर्क का सुराग लगा लिया है। हमारी तहकीकात के मुताबिक ये तमाम दहशतगर्द
मकामी कलदम तंजीमों के सरगर्म कारकुन हैं और दाइश की क़यादत से भी राब्ते में थे और दहशतगर्द भर्ती कर रहे थे। लाहौर में दाइश के अब तक 6 नेटवर्क्स सामने आ चुके हैं जो कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाहौर में दाइश के पहले नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले हसन अकबर शिराजी, खुर्रम शहजाद चुगताई, आतिफ रजा और उस्ताद नदीम शेख इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं। इसके अलावा दाइश का लाहौर में फ़ाल दूसरे नेटवर्क्स में गुलाम गौस कुम्हार, इसके अलावा शहजाद शफीक, मुदस्सिर शफीक, मोहम्मद अदीम और हबीबुल्ला भी हिरासत में हैं। लाहौर में दाइश का तीसरा नेटवर्क ताहिर हुसैन राजपूत और चौधरी आजम राजपूत चला रहे थे, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो चौथा ग्रुप है फवाद हबीबुल्ला, जहूर अहमद उर्फ गुल्लू, मोहम्मद असद और जियाउल मेराज चला रहे थे, ये चारों भी इस वक्त सिक्योरिटी इदारों के पास हैं। लाहौर में दाइश का 5वां नेटवर्क कारी मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद यूनुस फाल थे, मगर ये दोनों भी अब कानून की गिरफ्त में हैं। इसके अलावा लाहौर में दाइश का 6ठा नेटवर्क शहजादा गुलाम हुसैन, शाहिद और साजिद अब्बास चला रहे थे, मगर ये तीनों भी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अहम बात यह है कि लाहौर के साथ साथ सियालकोट और गुजरांवाला में भी दाइश का नेटवर्क फाल था। सियालकोट में आसिफ एजाज, जवाद अहमद और आमिर सुहेल दाइश का नेटवर्क चला रहे थे। इसी तरह गुजरांवाला में भी दाइश का वो नेटवर्क फाल था, 2 नेटवर्क फाल थे, हाफिज मोहम्मद अदनान, सईद अराई और यासिर अली चीमा, जबकि गुजरांवाला में दूसरा नेटवर्क मुबीन शहजाद, हमजा इम्तियाज जट और वकास काशी चला रहे थे। ये नेटवर्क भी ख़त्म कर दिया गया, मगर अब भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दाइश के नेटवर्क खामोशी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा दाइश के लिए पसंदीदा मुकाम बन रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में अफगान मुहाजिरीन कैंपों को हदफ बनाकर काम कर रहे हैं। अफगान नौजवानों को 30 से 50 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह भी दी जा रही है। अफगान कैंपों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दाइश का लिटरेचर और मवाद तकसीम किया जा रहा है। हाल ही में सामने आने वाले दाइश की CTD में नौजवानों को खुदकुश हमलों की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। ये चीज़ सामने आई और यकीन दिलाया गया कि अगर वो मारे गए तो इनके ख़ानदान की देखभाल की जाएगी। यह हालिया सामने आने वाली रिपोर्ट्स में है। अफगान कैंपों से भर्ती किए गए नौजवान अफगानिस्तान जाकर दाइश के साथ दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दाइश का नेटवर्क चलाने वाले 6 जो दहशतगर्द हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में हैं। बाजोड़ एजेंसी में दाइश का नेटवर्क चलाने वाले गुलाम मोहम्मद और लाल मोहम्मद को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पेशावर में दाइश का नेटवर्क चलाने वाले मीर हैदर, नौशेरा में दाइश का नेटवर्क चलाने वाले मुजफ्फरुल्लाह और उमर हुसैन मोहम्मदी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये दोनों नेटवर्क अफगान शहरी मुहिबुल्लाह से राब्ते में थे, जिसे पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया और इन तमाम दहशतगर्दों से दाइश का लिटरेचर भी मिला है। CTD की दस्तावेज के मुताबिक दाइश के अफगानिस्तान में 3 ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहां न सिर्फ जिस्मानी तरबियत की जा रही है बल्कि उनकी ब्रेन वॉशिंग भी की जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी दाइश का एक नेटवर्क पकड़ा गया है और इस नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दहशतगर्द इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में है। इसके अलावा सिंध में भी दाइश के दहशतगर्दों के लिए जरखेज़ इलाका साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट हम आपके सामने पहले ही रख चुके हैं और रोजनामा डॉन में शाया होने वाली खबर के मुताबिक CTD की हालिया तहकीक में दावा किया गया है कि फ़िरका वाराना और कलदन तंजीमें दाइश को मुल्क भर में पंजे गाड़ने का मौका फराहम कर सकती हैं और दाइश की इराक और शाम में मौजूदगी पर तो सबकी तवज्जो है, मगर पाकिस्तान में इसके बढ़ते हुए असर रसूख पर किसी का ध्यान नहीं गया। CTD के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ाली कई जिहादी दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी के नज़रिए की हिमायत करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शिद्दत पसंद गुरूहों की मौजूदगी की वजह से दाइश पाकिस्तान में अपने कदम मजबूत करने के लिए मज़ीद मौक़े हासिल कर सकती है। अहम बात यह है कि नेटवर्क पहले से तंजीमों का मौजूद है, दहशतगर्द पहले से मौजूद हैं, दाइश के लिटरेचर और दाइश के नेटवर्क का अगर वो हिस्सा बनने की सलाहियत रखते हैं और पंजे गाड़ सकती है दाइश। मुल्क भर में दाइश के नेटवर्क और मुमकिन नए ठिकाने मुस्तकबिल में ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और दाइश पाकिस्तान में अपना नेटवर्क चला रही है, जबकि जमाने के लिए कई मुकामी कलदम दहशतगर्द ग्रुपों की मदद भी हासिल हो सकती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से ये रिपोर्ट्स देखी हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल है दाइश के हवाले से, क्या कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे? शाहजेब, देखें लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे और जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट हैं, उससे ये लगता है कि दाइश बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में कदम जमा रही है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि पिछले साल एक पूरा ग्रुप आया था सीरिया से
और 7 लोग थे। ये इन लोगों को ये टास्क दिया गया था कि ये पाकिस्तान में आकर जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनकी भर्तियां करें। उसमें शकौरी मुस्तफ़ा उस ग्रुप को लीड कर रहा था और उसकी बीवी, इसके अलावा फ़ाखरी, फरीदा फ़ाखरी और इस तरह के 7 लोग थे जो कनाडा, सीरिया और उनका ताल्लुक़ इराक़ से हमें बताया जाता था। उसके बाद तकरीबन इस वक्त 425 लोग CTD KP के और CTD पंजाब के पास हैं और ये 11 कारदम तंजीमों से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने हाल ही में दाइश के मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन किया है। शाहजेब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है कि अभी जो 30 लोगों का आप बता रहे थे, इसके कारी आबिद नामी एक शख्स है जो यहाँ पाकिस्तान से ही तकरीबन 14 लोगों को पिछले साल सीरिया लेके गया था। वहीं से ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सोशल नेटवर्किंग करते हैं फेसबुक के ज़रिए। और इसके अलावा 17 लोग जो पाकिस्तान से जाने वाले थे उनको CTD ने गिरफ़्तार किया था। तो ये छोटे छोटे नेटवर्क हैं जो अभी आपने बताया। 9 नेटवर्क, हमारी इंफॉर्मेशन ये हैं, ये चारों सूबों में इस तरह के छोटे छोटे नेटवर्क काम कर रहे हैं। और उसमें वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि ये लोकल ही कालादम तंजीमों के लोग हैं और लश्कर जंगवी के ज़्यादातर लोग हैं। और लाहौर का जो आप बता रहे हैं, लाहौर से ये 30 लोग मॉडल टाउन, अलामा इकबाल टाउन, शादरा, इस तरह के जो शहरों के इलाके हैं वहाँ से ये पकड़े गए हैं। फिर आप बलूचिस्तान का मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बलूचिस्तान और सिंध में 7 ऐसे शहर हैं जिनको हॉट बेड करार दिया गया है। इसमें सादकाबाद है, कश्मीर है, जाफराबाद है और क्वेटा का इलाका बताया जाता है। बहुत शुक्रिया दाद गुशकोरी बता रहे थे। और जाहिर है जो एग्जिप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, वो दाइश का हिस्सा बन सकते हैं, उन्हें ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं। इसलिए जहाँ बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की गई हैं लश्कर जंगवी और दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ, वहाँ इस बात पर भी स्पेशल फोकस की ज़रूरत है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे अब कर भी रहे हैं। और दाइश के खिलाफ दुनिया भर में कार्रवाइयाँ हुई हैं। इराक़ और शाम में दाइश के खिलाफ भरपूर एक्शन हो रहा है। दाइश अपने मजबूत ठिकानों से महरूम हो रही है, इसलिए ये कंसर्न है कि वो कोई दूसरे ठिकानों में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। अफगानिस्तान में दाइश अपने कदम जमाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है, इसलिए खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि दाइश की जंग जो अफगानिस्तान जो दाइश के जंगजू हैं वो अफगानिस्तान आ सकते हैं और जंग अब अफगानिस्तान में जाके लड़ी जाएगी अगर ये वहाँ मजबूत हो जाती है। और यहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग भड़काने की कोशिश कर सकती है दाइश, और दाइश के जंगजू पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। सरकारी सतह पर भी इसी खदशे का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने एक सेमिनार से खिताब करते हुए दावा किया कि दाइश के जंगजू अफगानिस्तान में जमा हैं, जबकि शाम के बाद जंगजू पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। शाम और इराक में दाइश के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। इराकी फोर्सेस तकरीबन 5 माह से इराक में दाइश के मजबूत गढ़ मोसुल से कब्जा खत्म कराने की जिद्दोजहद कर रही हैं। इराकी फोर्सेस को और अमरीकी फोर्सेस की हिमायत हासिल है। 5 माह में मोसुल का मशरकी हिस्सा दाइश से वापस आ चुका है, जबकि अब मगरबी मोसुल पर कब्जे की जंग जारी है। इराकी फोर्सेस ने मगरबी इलाके में एयरपोर्ट दाइश से आज़ाद करा लिया है, वो भी दाइश के कब्जे में था, जिसके बाद इराकी फोर्सेस को मोसुल की जनूबी सड़क को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब इराकी फोर्सेस को अमरीकी फोर्सेस की हिमायत भी हासिल है, जो फोर्सेस के साथ मिलकर ज़मीनी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। मोसुल दाइश का सबसे मजबूत गढ़ है। आज तक दाइश कहीं इतनी मजबूत नहीं हुई जितनी यहाँ हुई और बाकायदा तौर पर अपनी अमलदारी कायम की। यहाँ तकरीबन 3 साल पहले दाइश ने अपने कदम जमाए और यहीं से दाइश ने खिलाफत का ऐलान भी किया। मोसुल से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के मंसूबे तैयार किए जाने लगे तो इराक ने अमरीकी फोर्सेस की मदद से मोसुल को आज़ाद कराने का मिशन शुरू किया। इराकी फोर्सेस को तमाम तर बैरूनी मदद के बावजूद सख्त मुज़ाहमत का सामना है। इराकी फोर्सेस को काफिलों की सूरत में बख्तरबंद गाड़ियों में पेशकदमी करना पड़ती है और जगह जगह फिर खुदकुश बम धमाकों का सामना करना पड़ता है। बरतानवी अखबार गार्जियन के रिपोर्टर ने इराकी फोर्सेस के साथ सफ़र किया। वो इराक की गलियों में गए, इराकी फोर्सेस से बातचीत की, मोसुल के अस्पतालों में गए और फिर मुहाजिर कैंपों में गए, वहाँ मुतासरीन से बातचीत की, दाइश के गिरफ्तार जंगजुओं से मिले। इराकी फोर्सेस रात जहाँ क़याम करती थी, सुबह वहाँ दाइश बम धमाका कर देती थी। यहाँ तक इतने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ दाइश ऑपरेट कर रही। This is the entrance of the building. Yeah. Get it quickly.
ISIS truck bomb has exploded a few feet in front of the house where Ghaith and the soldiers spent the night. The house has collapsed. सिर्फ यही नहीं, इराकी फोर्सेस के कमांडर्स को निशाना बनाने के लिए दाइश ने ड्रोन से मदद ली और ग्रेनेड हमला किया, मगर इराकी फोर्सेस के कमांडर महफूज रहा। मगर इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज के साथ इन इलाकों में जहां पर कंट्रोल भी आ गया था इराकी फोर्सेस का, वहां पर दाइश ड्रोन के जरिए किस तरीके से ग्रेनेड से हमला कर रही थी, जरा देखिए। Suddenly, someone spots an ISIS drone armed with a grenade. The soldiers try to shoot down the drone. मौसल के करीबी इलाके के अस्पताल जख्मियों से भरे हुए हैं। यहाँ जेर इलाज इराकियों के जिस्म ही नहीं, रूह भी घायल है। एक इराकी ने बताया कि दाइश के जेर असर जिंदगी गुलामी थी। These residents of Mosul have all spent more than 2 years living under ISIS rule. وشون كانت هالسنتين عليك بالموصل؟ والله قاسية مؤلمة يعني ما تنوصل ما حياة عبارة عن عبودية. इसके अलावा इराकी फोर्सेस ने कुछ दाइश के जंगजुओं को गिरफ्तार भी किया और अब दाइश के जंगजू को अपने किए पर शर्मिंदगी है। اجوا فجأة يعني مثل المعجزة كانت. वो अचानक आ गए थे। उन्होंने तमाम चेक पॉइंट्स को हटा दिया था। कोई गिरफ्तारी नहीं होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था कि आप कहां जा रहे हैं, और इसी वजह से मैं इनसे कायल हुआ और इनसे मुंसलिक हो गया। सिक्योरिटी सर्विसेज का कहना है कि उन्होंने तुम्हें 79 मकनातीसी बम, 100 लीटर धमाका खेज मवाद, 9 खुदकश बम बेल्ट समेत गिरफ्तार किया और तुमने 7 खुदकश बमबारों को रियाद से स्मगल किया और 2 कार बम धमाके कराए। इस बारे में क्या कहोगे? मेरा खानदान वहाँ था, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं उन लोगों से बहुत खौफजदा था। कुर्दिश हुक्काम का कहना है कि उस शख्स ने 7 खुदकश धमाकों में मदद फराहम करने का एतराफ़ किया है। जब तुम इन बमबारों की मदद कर रहे थे तो क्या तुम्हें लगता था कि तुम वाकई इस्लाम की खिदमत कर रहे हो? शुरू में हाँ, मुझे ऐसा लगता था, मगर जब मैंने मौत और तबाही देखी, मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। जिन लोगों को मैंने तकलीफ पहुंचाई, अगर मैं उनसे कह सकता तो जरूर कहता कि वो मुझसे अपना इंतकाम ले लें। इराक में फोर्सेस के कदम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि दाइश भरपूर मुजाहिमत के साथ पीछे हट रही है। अफगानिस्तान को इस मामले में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वहाँ कदम जमाएगी, पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए ख़तरा बनेगी। दूसरे ममालिक को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।